हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट जियोग्राफी यानी भूगोल के सेकंड पेपर बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का जो यूनिट 8 बचा था, आज उसे हम देखेंगे। यूनिट 8 को कंप्लीट अध्ययन करेंगे। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उन्हें अध्ययन करेंगे विस्तृत रूप में। तो इस यूनिट में हमें प्रक्षेप, निर्देशांक प्रणाली और समुद्री सतह और भू संदर्भ के विषय में पढ़ना है। इससे पहले हमने यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके के सभी यूनिट्स को हमने कंप्लीट अध्ययन किया है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 8 के विषय में। अगर आपने उस यूनिट को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको उन सभी वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रक्षेप होता क्या है, प्रक्षेप का आशय क्या है, इसे हम समझते हैं। तो प्रक्षेप एक प्रक्रिया है। प्रक्षेप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण ग्लोब अथवा पृथ्वी या उसके किसी भाग के अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की का किसी मापक के आधार पर कागज या समतल सतह पर प्रक्षेपित किया जाता है। मतलब एक प्रकार की उसकी छाया बनाई जाती है कि मतलब कि किसी अक्षांश या देशांतर के रेखाओं के मापक के आधार पर। तो इस तरीके से प्रक्षेप का जो आशय है, प्रक्षेप एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण ग्लोब या पृथ्वी या उसके किसी पर्टिकुलर भाग के अक्षांश या देशांतर रेखाओं का किसी मापक के आधार पर कागज अथवा समतल सतह पर प्रक्षेपित करना ही प्रक्षेप कहलाता है। जो प्रक्षेप होता है, प्रक्षेप जो होता है किसी लघु मापक पर बनाए जाते हैं ज़्यादातर। आगे हम देखते हैं प्रक्षेप के विषय में और कुछ। तो ग्लोब पर पृथ्वी का सही चित्र प्रस्तुत होता है। जिस प्रकार पृथ्वी के किसी भाग का सही आकार, मापक अथवा क्षेत्रफल का सही प्रदर्शन होता है, तो मतलब कि ग्लोब पर जो दर्शाया जाता है मापक, वो एकदम सटीक होता है। लेकिन अगर इसे कागज पर बनाना चाहें इसके प्रक्षेप को, तो वो संभव नहीं है। आगे हम देखते हैं मापक की समस्याएं कुछ होती हैं। तो मापक में, प्रक्षेप में कई सारी समस्याएं हैं, तो उसमें देखते हैं। तो प्रक्षेप में अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई जाती हैं। किसी प्रक्षेप में यह ग्लोब से बड़ा तथा किसी में ग्लोब से छोटा हो जाता है। इस तरीके की इसमें समस्याएं आती हैं। तो प्रक्षेप को कि इस तरीके से इसमें समस्या होती है। आगे हम देखते हैं प्रक्षेप के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। तो बनावट के आधार पर इसे 3 आधारों पर बांटा गया है। तो बनावट के आधार पर प्रक्षेप 3 खंडों में विभाजित किया गया। एक प्रकाश के आधार पर, दूसरा बाहरी आकार के आधार पर और तीसरा विशेषता के आधार पर। तो सबसे पहला देखते हैं प्रकाश के आधार पर। तो प्रकाश के आधार पर भी ये 3 तरीके के होते हैं: संदर्श प्रक्षेप, असंदर्श प्रक्षेप और गणितीय प्रक्षेप। इसी तरीके से बाहरी आकार के आधार पर भी ये 3 तरीके के होते हैं। पहला खामध्य प्रक्षेप, दूसरा शंक्वाकार प्रक्षेप और तीसरा है बेलनाकार प्रक्षेप। और इसी तरीके से तीसरा जो आधार बताया यानी कि विशेषताओं के आधार पर, तो इसके आधार पर भी ये 3 तरीके के होते हैं: समक्षेप प्रक्षेप और सम आकृति प्रक्षेप और शुद्ध दिशा प्रक्षेप। तो इस तरीके से हमने प्रक्षेप के सभी प्रकार को देखा। अब हम इन सबको हम विस्तृत रूप में एक एक को देखते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला है प्रक्षेप के आधार यानी कि प्रकाश के आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहला संदर्श प्रक्षेप, ये क्या होता है? तो संदर्श जो प्रक्षेप है, इस प्रकार के प्रक्षेप में प्रकाश के माध्यम से ग्लोब के अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की छाया कागज पर छायांकित की जाती है। तो इस प्रकार के प्रक्षेप में प्रकाश के माध्यम से ग्लोब के अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की छाया कागज पर छायांकित की जाती है। तो इस तरीके के प्रक्षेप को संदर्श प्रक्षेप कहते हैं। आगे हम देखते हैं दूसरा जो है इसी के आधार पर, प्रकाश के आधार पे, तो जो असंदर्श प्रक्षेप, इसे देखते हैं। तो जब प्रक्षेप बिना प्रकाश की सहायता से बनाया जाता है तो उसे असंदर्श प्रक्षेप कहते हैं। अब हम देखते हैं इसी का जो तीसरा भाग है यानी कि प्रकाश के आधार पर जो गणितीय प्रक्षेप। तो ये क्या होता है? तो ये प्रक्षेप यानी कि जो प्रक्षेप गणितीय विधियों से बनाए जाते हैं, उन्हें गणितीय प्रक्षेप कहते हैं। अधिकांश प्रक्षेप सूत्र द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रकाश के आधार पर तीनों देखा: संदर्श, असंदर्श और गणितीय। अब आगे देखते हैं बाहरी आकार के आधार पर प्रक्षेप के जो प्रकार हैं उन्हें। तो सबसे पहला है खामध्य प्रक्षेप। ये क्या होता है? जब कागज को ग्लोब के किसी भी बिंदु पर रखकर अर्थात उसे ही प्रक्षेप का केंद्र मानकर प्रक्षेपित किया जाता है, उसकी छायांकित को बनाया जाता है, तो उस प्रकार के प्रक्षेप को खामध्य प्रक्षेप कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से खामध्य प्रक्षेप हमने देखा। आगे हम देखते हैं इसी का जो दूसरा है शंक्वाकार प्रक्षेप। जब कागज का शंकु ग्लोब के किसी अक्षांश को छूता है तो उसे शंक्वाकार प्रक्षेप कहते हैं। और इसी का जो अंतिम है तीसरा यानी कि बेलनाकार प्रक्षेप। जब कागज ग्लोब को चारों ओर से घेर कर बेलन का रूप बना लेता है, जब कागज ग्लोब के चारों ओर घेर कर बेलन का रूप बना लेता है तो उसे बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा बाहरी आकार के आधार पर यानी कि उसके बाहरी आकार किस तरीके से, उसके आधार पर हमने जो प्रक्षेप के प्रकार थे तीनों को देखा, अध्ययन किया। आगे हम देखते हैं जो तीसरा आधार, इसे देखते हैं। तो जो तीसरा है विशेषताओं के आधार पर प्रक्षेप के प्रकार। तो इसमें जो 3 भाग हैं। तो पहला सबसे देखते हैं समक्षेत्र प्रक्षेप। तो ये क्या होता है? समक्षेत्र प्रक्षेप वह प्रक्षेप होता है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न भागों का सही दर्शाया जाता है। यानी कि जिसमें पृथ्वी के विभिन्न भाग, जो भी भाग हैं, उनका सही दर्शाया जाता है, उनको
यथाकृतिक प्रक्षेप वह प्रक्षेप है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की आकृति को सही सही चित्रित किया जाता है, यानी कि उसका जो आकृति होता है वो फिक्स होता है, यानी कि सही होता है उसका। तो इस तरीके से हमने देखा समक्षेत्र प्रक्षेप क्या होता है कि उसकी मतलब की जो आकृति है वो सही सही दर्शाई जाए उस ग्लोब पे। आगे हम देखते हैं जो दूसरा प्रक्षेप है सम आकारीय प्रक्षेप, ये क्या होता है। तो इसमें हम देखते हैं इस प्रकार के प्रक्षेप में भी सही आकार लाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को बदलना पड़ता है, परंतु इस स्थिति में इसके क्षेत्रफल में और अधिक विकृति आ जाती है। तो इस प्रकार के प्रक्षेप को सम आकारीय प्रक्षेप कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो तीसरा है इसके आधार पर, मतलब विशेषताओं के आधार पर जो तीसरा वर्गीकरण है सही दिशा, यानी कि जिस प्रक्षेप में दिशा सही दिखाई देती है या दिखती है उसे सही दिशा वाले प्रक्षेप कहते हैं। इस स्थिति में क्षेत्रफल में अंतर आ जाता है, यानी कि क्षेत्रफल में विकृति आ जाती है। अब हम देखते हैं, तो इस तरीके से हमने विशेषताओं के आधार पर तीनों प्रक्षेप को हमने देखा। अब हम देखते हैं इसी जो यूनिट 8 में अगला जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक के विषय में पढ़ना है। तो ये क्या होता है, तो प्रक्षेप पर बनी अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को कोऑर्डिनेट की सहायता से खींची जाती है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से खींचा जाता है। जब यह द्विविमीय होता है या फिर ग्लोब त्रिविमीय है, जिसे कागज पर प्रदर्शन करना बहुत कठिन होता है। यानी कि जो द्विविमीय है यानी प्रक्षेप पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को कोऑर्डिनेट की सहायता से खींचा जाता है। जो ग्लोब होता है ये त्रिविमीय होता है, जिसे कागज पर प्रदर्शन करना बहुत कठिन होता है या फिर उसे प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं सही तरीके से। आगे हम देखते हैं कोऑर्डिनेट के प्रकार जो हैं। तो कोऑर्डिनेट के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। पहला है भौगोलिक कोऑर्डिनेट, दूसरा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, तीसरा है ज्यामितीय कोऑर्डिनेट और चौथा है समतल आयताकार कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से 4 तरीके के निर्देशांक हैं। अब हम सबको यानी एक एक करके हम विस्तृत रूप में उसे अध्ययन करते हैं। तो चलिए आगे हम तो जो सबसे पहला है भौगोलिक कोऑर्डिनेट यानी कि भौगोलिक निर्देशांक। तो मानचित्र एवं ग्लोब पर किसी भी स्थान की स्थिति जब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की सहायता से ज्ञात की जाती है, तो ऐसे कोऑर्डिनेट को भौगोलिक कोऑर्डिनेट कहते हैं, यानी कि भौगोलिक निर्देशांक कहते हैं। इसके माध्यम से अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से उस स्थिति का ज्ञात करना। आगे हम देखते हैं दूसरा जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ये क्या होता है, यह भौगोलिक कोऑर्डिनेट का ही पर्यायवाची है। सेम उसी तरीके से इसमें क्या फर्क है, इस स्थिति में किसी स्थान की स्थिति दूरी तथा दिशा की सहायता से प्राप्त किया जाता है। दूरी तथा दिशा की सहायता से उस स्थिति का पता लगाया जाता है, तो इसे बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। आगे हम देखते हैं जो तीसरा इसका टाइप है ज्यामितीय कोऑर्डिनेट। तो इसमें क्या होता है, किसी भी ज्यामितीय सतह पर किसी बिंदु की स्थिति जानने के लिए इस विधि का सहारा लिया जाता है। किसी भी बिंदु की स्थिति जानने के लिए इस विधि का सहारा लिया जाता है। इसमें दूरी तथा दिशा की आवश्यकता होती ही है। तो इस तरीके से हमने ज्यामितीय कोऑर्डिनेट देखा। आगे जो है लास्ट और चौथा जो है समतल आयताकार कोऑर्डिनेट। ये क्या होता है, किसी कागज पर किसी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए दूरी की मदद से इस विधि द्वारा हम प्रदर्शित किया जा सकता है। तो किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए दूरी की सहायता से हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें समकोण यानी कि समकोण की भी आवश्यकता पड़ती है। उसके बिना हम इसमें मतलब कि उस स्थिति के विषय में हम नहीं बता सकते कि उस बिंदु की क्या स्थिति हो। तो इसमें दूरी तथा समकोण की आवश्यकता होती है। आगे हम देखते हैं, तो इस तरीके से हमने देखा कोऑर्डिनेट जो यानी कि निर्देशांक थे, उनके जो प्रकार थे चारों को हमने देखा, चारों को विस्तृत में अध्ययन किया, क्या उसकी परिभाषा। आगे हम देखते हैं भू संदर्भ क्या होता है, इसके विषय में देखते हैं भू संदर्भ की संकल्पना। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले भू संदर्भ क्या है, इसकी संकल्पना क्या है। तो भू संदर्भ एक डिजिटल छवि लेने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। यह एक एयर फोटो स्कैन किया गया भौगोलिक मानचित्र या स्थलाकृति मानचित्र का चित्र हो सकता है या चित्र होता है। तो भू संदर्भ जो होता है एक डिजिटल छवि लेने की प्रक्रिया है। आगे और देखते हैं इसमें कई सारी चीज़ें। तो किसी निश्चित निर्देशांक प्रणाली की रूपरेखा के अनुरूप वास्तविक संसार की आकृति को दर्शाना भू संदर्भ प्रणाली कहलाता है। क्या कि किसी निश्चित निर्देशांक प्रणाली की रूपरेखा के अनुरूप वास्तविक संसार की आकृति को दर्शाना भू संदर्भ प्रणाली कहलाता है। और कुछ और चीज़ें इसमें देखते हैं। अवस्थिति जो है, इसकी अवस्थिति जो है सुदूर संवेदन आंकड़ों को भूधरातलीय यानी कि जियो स्पेशियल आंकड़ों में परिवर्तन करना ही भू संदर्भ प्रणाली कहलाता है। तो सुदूर संवेदन से प्राप्त आंकड़े को भूधरातलीय यानी कि जियो स्पेशल आंकड़ों में परिवर्तित करना ही भू संदर्भ प्रणाली कहलाता है। तो एक विशेष आंकड़ों में जो उससे प्राप्त हुआ उसे डाटा है उसे विशेष रूप में आंकड़े में परिवर्तित करना भू संदर्भ प्रणाली कहलाता है। तो इस तरीके से हमने देखा भू संदर्भ की संकल्पना क्या थी, भू संदर्भ के विषय में हमने सब कुछ महत्वपूर्ण जो था उसे हम देखा। तो इस तरीके से यूनिट 8 में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सभी को हमने कवर कर चुके हैं। और
आई होप दैट कि आपको यह वीडियो पसंद आई। इससे पहले हमने यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से सभी यूनिट्स की वीडियो कंप्लीट बना चुका हूँ। आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उन सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। तो हम जल्द मिलते हैं इसी तरीके से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।